हेलो देयर, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से सीएमए फाइनल के लिए एसएफएम पेपर का रिवीजन में कुछ आ गया आपके लिए। इससे पहले जो वीडियो हम लोगों ने डाला और वो प्लेलिस्ट में वैसे मिल जाएगा, और जस्ट इन केस आप ढूंढ रहे हो प्लेलिस्ट का है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक। तो भाई प्लेलिस्ट में इससे पहले जस्ट मैंने रिवीजन कराया आपको डेरिवेटिव्स के सारे फॉर्मूले, और अब इस पार्ट में हम लोग करने वाले हैं डेरिवेटिव्स के ही सारे सवाल सॉल्व जो कि पास्ट टर्म पेपर्स में आए हुए होंगे। भैया सारे करा दोगे क्या? नहीं, सारे नहीं, बट कुछ एक मैं कराऊंगा, सिर्फ एक अंदाजा आपको देने के लिए कि भाई किस तरह के सवाल इन द पास्ट आए हैं एंड इनफैक्ट आएंगे भी इन द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। अब आप बोलोगे सर आप इतनी श्योरिटी के साथ कैसे काम कर सकते हो, तो मैं आपको सीधा बात बताता हूं। स्टॉक मार्केट के लोग जो होते हैं वो पास्ट टर्म के डेटा को स्टडी करके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की हमेशा कोशिश करते हैं। मैं भी उनसे अलग नहीं हूं, और मैं हमेशा पास्ट टर्म में आए हुए क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा वैल्यू देता हूं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, बट सिमिलर ग्राउंड्स के होंगे, वही नॉलेज आपसे वापस टेस्ट की जाएगी। एंड ऐसे में पास्ट टर्म पेपर्स को अगर आप नहीं सॉल्व कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। मैंने आपको पहले भी कहा है, फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो आप कभी भी कोई भी रिवीजन करते हो, मुझे पता है बहुत रिक्वेस्ट आती है, सर क्लासेस करा दो, करा दी, सर रिवीजन करा दो, करा रहा हूं। लेकिन एट द एंड मुझे ये बात पता है कि ये सारी रिक्वेस्ट ना आती है, और कहीं ना कहीं हम टीचर्स ने आपको बिगाड़ दिया है कि भाई लास्ट टाइम तक आपका एग्जाम है, उस दिन भी हम आपको रिवाइज करा रहे होंगे। करेक्ट, तो हमारी आदत बिगाड़ने की मैं कह सकता हूं हमने शुरुआत करी है, लेकिन आदत बिगाड़ी आपने भी है। आप अगर ये सोचते हो कि बिना खुद से बैठे, बिना स्कैनर लेकर के खुद से सॉल्व किए, अगर आप सोचते हो इस पेपर में आप 60 65 70 80 लेकर के आओगे, तो आप ख्वाबों में हो। ऐसा नहीं होगा। आपको जब तक ऐसा लगता नहीं है कि भाई आपको खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए, तब तक, और जब तक आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, किसी का सहारे की जरूरत पड़ रही है, भैया एमटीपी आप करा दो, भैया पास्ट टर्म पेपर आप करा दो, जब तक ये बात आप करते रहोगे ना, तब तक समस्या वैसी की वैसी है। आपके प्रॉब्लम वही सब होंगे। आप पेपर में बैठोगे, हाथ नहीं चलेंगे, पेपर में बैठोगे, सवाल कहां से शुरू करें नहीं समझ में आएगा, और वही सबसे बड़ी जड़ है कि आप क्यों इतना लो स्कोर करते हो इस तरह के पेपर में। मैं बात एकदम सीधी करता हूं और एकदम ऑनेस्टली बताता हूं कि देखो, द ओनली मास्टर ट्रिक दैट यू नीड टू क्लियर एनी एग्जामिनेशन इज गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, एंड दैट शुड बी योर ओन प्रैक्टिस, नॉट एन एडेड प्रैक्टिस। एडेड प्रैक्टिस वो होती है जिसमें आप किसी के साथ बैठ करके या किसी का वीडियो देख करके आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आप सोचते हो कि हमारी प्रैक्टिस हो गई। ऐसा एकदम नहीं होता। आज के खैर इस लेक्चर में वापस आता हूं मैं और आपको बताता हूं कि देखो मैं प्रैक्टिस कराने ही बैठा हूं। आई विल गिव यू सर्टेन आइडियाज कि किस तरह सवालों को सोचते हैं और किस तरह उनको बनाते हैं, लेकिन आपको खुद से मैं एनकरेज करूंगा कि प्लीज स्कैनर लीजिएगा और स्कैनर को सॉल्व कीजिएगा। कई बच्चे ये भी क्वेश्चन करते हैं, सर स्कैनर कितना करना है, तो कम से कम पिछले 10 टर्म का स्कैनर जरूर से देख करके जाएं। सेम सवाल नहीं फंसेगा, बट सिमिलर क्वेश्चन होंगे जो कि आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस देंगे टू सॉल्व द इंटायर क्वेश्चन इन द एग्जाम, एंड वही 60 लाने की या उससे ज्यादा लाने की इंग्रेडिएंट है। ठीक है, चलो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रैक्टिस। हमेशा की तरह रूल वही है, अगर आपको किसी भी मोमेंट पे ऐसा लगे कि यार ये वीडियो तो वर्थ इट है, तो प्लीज इसको लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एक शेयर भी अगर आप करोगे तो वी विल रीच वाइडर ऑडियंस, एंड शायद उस बच्चे की मदद हम कर पाएंगे जो शायद अभी घबराया हुआ है और उसको शायद जरूरत थी इस लेक्चर की। तो प्लीज इतना सा हमारा मदद कीजिएगा। चलिए फिलहाल के लिए शुरू करते हैं। डेरिवेटिव्स के एक एक करके क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहला दिसंबर 2019 में ये आया हुआ सवाल है जो कि अपने सामने है। इस सवाल में हो क्या रहा है भाई, इस सवाल में अपने को बोला है, अच्छा वैसे ये 10 मार्क्स के लिए आया था, तो इट इज अ बिग वन। हाँ, अच्छा बड़ा सारा सवाल है। सवाल में ये बोला है कि देखो एक सिल्वर मर्चेंट है जिसको 3 महीने बाद में 3000 केजी ऑफ सिल्वर की जरूरत है, और वेडिंग सीजन आ रहा है, इसको लग रहा है प्राइस बढ़ेगा। फिलहाल जो स्पॉट प्राइस है वो 5100 पर केजी का है। तो भाई भाव बहुत कम है, चांदी तो काफी महंगी है, लेकिन फिर भी इन्होंने बोला 5100, तो मान लीजिए 1 केजी का 5100 का आज का भाव चल रहा है। लेकिन ये सिल्वर मर्चेंट को ऐसा लगता है 3 ही महीने में प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और ऐसे में जाहिर सी बात है ये खुद को हेज करना चाहेंगे, और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है ये पता भी करके आ चुके हैं। इनका जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो 50 केजी का एक एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऐसे में अगर अपनी पूरी पोजिशन को भी ये हेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 3000 केजी को हेज करना है, 50 केजी का एक कॉन्ट्रैक्ट, आई थिंक 60 कॉन्ट्रैक्ट आएगा। अच्छा बाय द वे, ये जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है इसका प्राइस मेंशन्ड है 5200 स्पॉट प्राइस, और ये अलग होना भी चाहिए, और ये है भी। यहाँ पे फ्यूचर का प्राइस चल रहा है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस चल रहा है 5200। तो कल को अगर आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीदने जाओ तो आप समझ लेना कि आप 5200 की कमिटमेंट देकर के आओगे अपने फ्यूचर सेलर को या फिर राइटर को, और जब भी
जिस भी 3 महीने बाद में जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा उस दिन ये देखा जाएगा कि 500 से क्या दाम ऊपर चला गया क्या। अगर ऊपर गया तो हमें रिटर्न में या तो कैश मिल जाएगा या फिर में हमको 5200 में चांदी खरीदने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कैश सेटल्ड और एक अंडरलाइन की डिलीवरी लेना, तो वो दोनों में से जो भी होगा हम लोग देख लेंगे। आगे बोला है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट को सिर्फ आधा ही हेज करना चाहते हैं, बाकी को अनकवर्ड रखना चाहते हैं। बहुत ही बढ़िया, तो सिर्फ 1500 केजी को हम लोग यहाँ पे हेज करने वाले हैं। आपको बोला है कि एक्सप्लेन करो इसकी पोजीशन इन द स्पॉट मार्केट एंड इन द फ्यूचर मार्केट एंड नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने चाहिए इनको, और इनकी एक्सपेक्टेड प्राइस पर केजी क्या है फॉर द एंटायर रिक्वायरमेंट आफ्टर 3 मंथ्स। बहुत आसान है। सबसे पहले नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बता देता हूं। वेल, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स तो बहुत ज्यादा आसान है बच्चा। इनको 1500 केजी को ना वो करना है, कवर करना है, हेज करना है, और बाकी 1500 ये बोल रहे हैं हम अनकवर्ड रखेंगे। तो 1500 केजी और एक एक कॉन्ट्रैक्ट में 30 केजी का 50 केजी का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ऐसे में 30 कॉन्ट्रैक्ट से इनका जो हेजिंग का नजरिया है वो पूरा हो जाएगा। सो 30 कॉन्ट्रैक्ट से इनकी हेजिंग हो जाएगी। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। लो जी, 30 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, क्लियरली समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, परफेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? इसके बाद नेक्स्ट ये है कि भाई इनको बोला है 3 महीने बाद अगर प्राइस पहुंच गया 5250 का और फ्यूचर मार्केट में प्राइस चल रहा है 5400 का। नाउ दिस इज अ बिग प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक्सपायरी पे जाते हुए भी स्पॉट प्राइस और फ्यूचर का प्राइस ना अलग अलग है, सिमिलर नहीं है ना। ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आगे जाकर के एक टेक्निकल प्रॉब्लम मैं दिखा दूंगा इंस्टीट्यूट की सॉल्यूशन में क्या गड़बड़ है, बट ये नहीं होना चाहिए था। ये टेक्निकली दोनों के प्राइसेस सेम होने चाहिए थे, एक ही स्पॉट प्राइस देना चाहिए था आपको, नहीं दिया तो गलती है। एनीवेज जो दिया है सो करना है। तो देखो भाई, मेरी बात सीधी सीधी समझो। आपका जो अनकवर्ड पोजिशन है, ठीक है, वो अनकवर्ड जो है वो है आपका 1500 केजी, ठीक है, और जो आपकी कवर्ड पोजीशन है वो भी है 1500 केजी। अब मेरी बात का ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों ही मार्केट्स को आपको एक्सप्लोर करना है कि आपको कितना फायदा या कितना नुकसान हुआ, तो बहुत आसान है। पहले जो स्पॉट प्राइस चलता था 5100, अब वही स्पॉट प्राइस 5250 जा रहा है। देयर इज अ क्लियर नुकसान, ठीक है, पक्का एक लॉस है। 5100 की चीज अब खरीदनी पड़ रही है 5250 में, तो 1500 केजी पे आपका 150 रुपए 150 रुपीज पर केजी का नुकसान है, ठीक है ना। सो इन 1500 यू आर हैविंग अ नुकसान ऑफ 150 पर केजी। आपका नुकसान हो गया 1500 इंटू 150, 2,25,000 का आपका यहाँ पे लॉस है। इसके अलावा अगर मैं अपनी कवर्ड पोजीशन की बात करूं तो उसमें मैं 5200 की पोजीशन पे एंट्री लिया था, जो कि अभी 5400 हो गया है। क्योंकि हम लॉन्ग पोजीशन में थे तो जाहिर सी बात है यहां हमें फायदा हो रहा है 200 रुपए पर केजी का, तो ये 1500 इंटू 200 रुपए पर केजी अपना फायदा है, एंड दिस इज इक्वल टू 3 लाख रुपीज, ठीक है ना। ये अपना प्रॉफिट हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं इसकी अमाउंट्स, ठीक है। अनकवर्ड पोजीशन में अपने को लॉस है, ये रहा लॉस, अमाउंट मैच हो जाएगा मेरे ख्याल से, और गेन है इन अवर कवर्ड पोजीशन जो कि है हमारा 200 रुपए पर केजी इंटू 1500 केजी। लास्ट में अपने को पूछा है इफेक्टिव प्राइस, जहां पे आकर के इंस्टीट्यूट ने थोड़ी गड़बड़ करी है। इंस्टीट्यूट ने कैसे निकाला इफेक्टिव प्राइस, पहले मैं वो बताता हूं। इंस्टीट्यूट ने सीधा सीधा हिसाब ये लगाया कि भाई आपका फॉरवर्ड प्राइस क्या था 5200, आपकी आधी रिक्वायरमेंट को आप ऑलरेडी कमिट कर चुके हो 5200 पे। अब प्राइस कहीं पे भी जाए आपके लिए इफेक्टिव कॉस्ट 5200 पड़ेगा ऑन दैट 1500 केजी, और बाकी 1500 केजी आपको बाजार से खरीदना है, ठीक है, और बाजार से खरीदने का जो भी स्पॉट प्राइस होगा वो लेंगे। तो देखा जाए तो 1500 केजी फॉरवर्ड प्राइस पे या फ्यूचर प्राइस पे और 1500 केजी स्पॉट प्राइस पे हम लोग खरीदेंगे। तो ऐसे में इन्होंने बोला कि चलो लेट अस डू व्हाट, लेट अस डू द एवरेजिंग। तो इन्होंने यही किया है, 5200 और 5250 का एवरेज किया, रिजल्ट आएगा 5225। चेक कर लो, इफेक्टिव प्राइस दिया हुआ 5225। भैया दूसरे वाले केस में भी देख लो। दूसरे वाले केस में स्पॉट प्राइस दिया हुआ 5000, जबकि अपना फॉरवर्ड प्राइस या फ्यूचर प्राइस था 5200। तो आधा क्वांटिटी 5200 पे, आधा क्वांटिटी 5000 पे, तो दोनों क्वांटिटी यहाँ पे एवरेज करने के बाद 5100 आना चाहिए। मुझे एक बार चेक कर लेने दो आंसर क्या है। हाँ जी 5100 है, पर क्या ये सही है? मैं कहूंगा नहीं, गलत है। गलत क्यों है दोनों आंसर्स? वो इसलिए क्योंकि इस सवाल में ना जो अपना स्पॉट प्राइस है वही अपना फ्यूचर प्राइस नहीं है। इस सवाल में स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस अलग अलग है। सो ऐसे में फ्यूचर्स पे आपको इफेक्टिवली कितना फायदा हुआ या नुकसान हुआ ये आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, और स्पॉट मार्केट में आपको कितना फायदा या नुकसान हुआ वो भी अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, मैं मानता हूं
कि हमको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ना फायदा हुआ पहले केस में 3 लाख रुपए का, ठीक है। लेकिन मेरी बात समझिए, जब आपका 3 लाख रुपए का फायदा हुआ ना, तो कवर्ड पोजीशन में क्या होगा, आप कैश में सेटलमेंट ले लोगे और आपको 3 लाख रुपए बच जाएंगे। समझ में आता है मेरे को, आपको 3 लाख रुपए का यहाँ पे फायदा होगा। लेकिन इस फायदे के बाद में आपके पास सिल्वर अभी आया नहीं, आपने तो कैश ले लिया इसके बदले, तो अभी सिल्वर खरीदना है और सिल्वर की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी 3000 केजी की है। तो ऐसे में अगर आप 3000 केजी खरीदने जाएं सिल्वर को, तो 5250 की रेट लगेगी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 3000 केजी खरीदने जाएंगे तो 5250 का हमारा रेट लग जाएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि हमने क्योंकि हेजिंग कर रखी थी तो थोड़ा सा हमको हेजिंग से फायदा हो गया और 3 लाख रुपए हमारा नेट कॉस्ट कम हुआ। तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना आएगा, 3000 इंटू 5250 माइनस 3 लाख रुपीज। तो भाई अपना नेट कॉस्ट आ रहा है 15450000, ठीक है। अब ये हमारा नेट कॉस्ट है फर्स्ट केस के लिए, इसको आप डिवाइड कीजिए बाई 3000 केजी, आपको अपना इफेक्टिव प्राइस मिल जाएगा। और हमारा इफेक्टिव प्राइस है 5150, ना कि 5225। तो इंस्टीट्यूट ने जो यहाँ सजेस्टेड आंसर में अपडेट किया 5225, कैसे आया मैंने बता दिया था, लेकिन सही इफेक्टिव प्राइस आएगा 5150। क्लियर। दूसरे केस में भी करके देख लेते हैं। दूसरे केस में हमारा जो प्राइस है वो 5000 आ गया, ठीक है। और हमारा 5200 वाला जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट था वो 4900 आ गया। तो देयर इज अ लॉस ऑफ 300 रुपीज पर केजी ऑन 1500 केजी। तो भाई दूसरे केस में अपने को जो फ्यूचर में लॉस है वो है 4.5 लाख रुपए का, करेक्ट। और हमने कॉन्ट्रैक्ट सेटल कर लिया तो हमें 3000 केजी तो खरीदनी पड़ेगी बाजार में जाके। तो बाजार में गए और खरीदा 5000 रुपए में, हमने अपना सिल्वर खरीदा है 5000 की रेट से, और इसमें और 4.5 लाख का खर्चा जुड़ेगा क्योंकि हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान हुआ है। तो इफेक्टिवली अवर टोटल कॉस्ट विल बी 15450000। अब इसको भी डिवाइड बाई 3000 केजी कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आ रहा है 5150। आई एम नॉट श्योर आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन हाँ इसका भी जो फाइनल आंसर है वो 5150 आ जाएगा। मैंने डिस्कस कर दिया कैसे होगा, बात बाकी हाँ आंसर इंस्टीट्यूट से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी सी यहाँ पे रिक्वायरमेंट में इन्होंने थोड़ी गड़बड़ करी है, मैंने आपको टेक्निकल रीजन भी बता दिया ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। और क्या सही करना चाहिए था वो भी बताया, डिस्कस किया, ठीक है ना प्रॉपर। चलो एनीवेज ये 10 नंबर का कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर 2019 में आया हुआ 10 नंबर का ये सवाल बड़ा मजेदार और अच्छा सवाल था। इसी के जैसे और भी सवाल आगे मिलेंगे। अब दिसंबर 19 में एक नहीं बल्कि और ज्यादा क्वेश्चन भी आए थे। एक 6 नंबर का और क्वेश्चन आया। इस 6 नंबर के क्वेश्चन में बोलता है कि एक कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 356 रुपीज का, फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर है। 3 महीने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का भाव चल रहा है 386 पर शेयर। आपको बोला कि टाइम टू एक्सपायरी है 3 महीने, यानी 3 महीने बाद में आपका फ्यूचर या फॉरवर्ड जो भी है वो एक्सपायर हो जाएगा। एनुअल डिविडेंड मिल रहा है स्टॉक पे 30% और वो पेएबल है 3 महीने बाद, यानी 3 महीने बाद आपको 3 रुपए का डिविडेंड आएगा। आप बोलेंगे भैया ये कैसे कैलकुलेट हुआ? अरे भाई सुनो, अगर आपको परसेंटेज दी हुई रहती है ना कभी भी, उसको हमेशा फेस वैल्यू पे लगाते हैं और ये फेस वैल्यू देने का कोई दूसरा कारण भी नहीं था। सो आपको 3 रुपए का डिविडेंड जो यहाँ पे मिल रहा है ये कैलकुलेट कैसे हुआ? फेस वैल्यू है 10 रुपीज की, डिविडेंड का जो परसेंटेज है वो है 30%। सो डिविडेंड का अमाउंट हो गया 3 रुपए, जो कि आपको मिलेगा कब? 3 महीने बाद। तो आपकी टाइमलाइन कुछ ऐसी हो गई है दोस्तों। आपको 356 का स्पॉट प्राइस पता है, आपको 3 रुपए का डिविडेंड पता है। तो एक काम करो, ये डिविडेंड को ना इसमें से माइनस करो, लेकिन पीवी करके। सो व्हाट वी विल डू, S0 में से पीवीडी माइनस करेंगे जो कि है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड। जब आ जाएगा ये डिविडेंड के बाद का फिगर, तब हम इसको करेंगे e टू द पावर RT से मल्टीप्लाई, ताकि हमारा फ्यूचर वैल्यू आ जाए या फ्यूचर प्राइस आ जाए। तो भाई अकॉर्डिंगली ये कैसे कैलकुलेट होगा? तो 356 का स्पॉट प्राइस है, डिविडेंड मिल रहा है 3 रुपए का। अब ध्यान रखना सवाल में ना अपने को यहाँ पे बोरोइंग रेट दिया हुआ है 20%, सो दैट इज अवर डिस्काउंट रेट। ये हमारा डिस्काउंट रेट है 20%। तो हमको e टू द पावर RT जब करना है तो हम करेंगे e टू द पावर 0.20, क्योंकि 3 महीने का ही सवाल है तो 3/12 एंड दिस विल बी 0.05। सो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 356 में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड माइनस करना है। तो डिविडेंड था 3 रुपए का, डिस्काउंट करना पड़ेगा, तो डिस्काउंट करेंगे e टू द पावर 0.05 को यूज करते हुए।
जब ये आ जाएगा तब इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे e टू द पावर 0.05। गोज विदाउट सेइंग e टू द पावर 0.05 अगर आपको कैलकुलेट करना आता है, इसका आंसर आया हुआ है। ये भी मैं सिखा देता हूं e टू द पावर 0.05 कैलकुलेट कैसे होगा। प्लीज मेरे साथ कैलकुलेटर पे टाइप करें 0.05 डिवाइड करें 4095 से, प्लस 1 करके इक्वल टू प्रेस कर दें। जब आप ये करेंगे आपके स्क्रीन पे है 1.00001221 1221। रुक जाइए, ये आंसर नहीं है। अब आपको इनटू इक्वल टू प्रेस करना 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो रिजल्ट आ रहा है 1.0513 1.0513। यानी अगर हमें नो आर्बिट्राज प्राइस पता करना है, सो दैट विल बी 356 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1.0513 इंटू 1.0513। सॉल्व करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। ये भी करूं मैं, चलो ठीक है करता हूं। 3 डिवाइडेड बाई 1.0513 माइनस 356 इंटू 1.0513। सो दिस इज दोस्तों 371.26 या 27। 371.27 is our forward price और फ्यूचर प्राइस। अब हमको ये देखना है कि क्या ये हमारे कोटेड फ्यूचर प्राइस से मैच कर रहा है। एकदम भी नहीं। 371 और 386 में तो डिफरेंस होता है। तो इस डिफरेंस को हमको फायदे में तब्दील करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो भाई बहुत सिंपल है, प्रोपोजिशन समझो। हमको जो कोटेड फ्यूचर प्राइस है वो मिला है ज्यादा इन कंपैरिजन टू नो आर्बिट्राज प्राइस, जिसे हम थ्योरेटिकल प्राइस भी कहते हैं। ठीक है ना? तो क्योंकि ये ज्यादा है तो हम फ्यूचर को करेंगे शॉर्ट। फ्यूचर को शॉर्ट करने के लिए हमें स्पॉट को खरीदना पड़ेगा, और स्पॉट खरीदने के लिए हमारे पास पैसे थोड़ी ना है, तो हम बोरो करेंगे। यानी 3 स्टेप्स में ही हमारा काम होगा। वी विल बोरो हाउ मच? वी विल बोरो 356 रुपीज। So first we will borrow 356 rupees. Second we will buy a spot by spending 356 rupees. Third we will also sell our forward or future contract. इसको सेल करने के लिए 386 के भाव पे हम इसे सेल करेंगे। एट द एंड हमको ये चेक करना है कि हमको पेबल कितना है और हमको रिसीवेबल कितना है। जो दोनों का डिफरेंस होगा वो हमारा आर्बिट्राज गेन हो जाएगा। क्लियर? यही चीज इन्होंने की होगी। बोरो किया 356, डिविडेंड मिल गया, डिविडेंड रिसीव हुआ 3 महीने बाद। अच्छा हाँ, आप अगर स्पॉट खरीद रहे हो तो जाहिर सी बात आपको डिविडेंड भी मिलेगा, तो उसका भी अकाउंटिंग कर लीजिएगा। इसके अलावा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को आप सेल किए हो 386 पे, और लास्ट में आपने सब टोटल लगा करके चेक कर लिया, 14.75 आपका आर्बिट्राज प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है? ये वैसे आर्बिट्राज प्रॉफिट अगर आपको कभी भी कैलकुलेट करना हो बहुत आसान होता है। इट इज द गैप बिटवीन द प्राइस दैट यू हैव फाउंड आउट, यानी थ्योरेटिकल प्राइस, वर्सेस द प्राइस कोटेड। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हम ऐसे ही 386 में से अगर 371.27 माइनस करके देख लेते तो आर्बिट्राज प्रॉफिट का तो पता चल जाता, प्रोसेस का भले ही नहीं पता चलता। रिजल्ट है 14.73 और आंसर भी यही है। तो ये बहुत आसान तरीका होता है। आप अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के कोटेड प्राइस को कंपेयर करो विथ योर नो आर्बिट्राज प्राइस, द डिफरेंस इज योर आर्बिट्राज गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। क्या बात है, दिसंबर 2019 में तो छड़ियां लग गई थी, इतने सारे सवाल। सवाल क्या पढ़ लेते हैं। सवाल में बोला कि एक इक्विटी शेयर है जो कि 315 रुपए में चल रहा है, 3 महीने का कॉल एप्लीकेबल है, अवेलेबल है, उस पर प्रीमियम 9 रुपए का है। 3 महीने का पुट भी अवेलेबल है जिसपे प्रीमियम 8 रुपए का है। आपको पूछा जा रहा है फाइंड आउट द नेट पेएबल और नेट पे ऑफ टू द होल्डर ऑफ द कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन गिवन द फॉलोइंग। तो आपकी स्ट्राइक प्राइस है 330 और आपकी जो शेयर प्राइस एक्सरसाइज डे पे है वो अलग अलग अमाउंट्स है। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, सबसे पहले कॉल की बात कर लेता हूं। तो भाई कॉल पे 330 का आपका स्ट्राइक है, ठीक है ना? सो आप ध्यान रखना, अगर आपका प्राइस 330 के ऊपर चला जाए तो आपको पे ऑफ आना शुरू होगा। यानी 300 पे पे ऑफ नहीं आएगा, 315 पे भी नहीं आएगा, 345 पे आएगा और आपका पे ऑफ होगा ST माइनस एक्स।
your ST is 345, X is 330, so your payoff is equal to 15. At 360 your payoff will be 30 rupees. तो याद रखिएगा, इन पे ऑफ के लिए आपने इस कॉल को खरीदा होगा और कॉल खरीदते वक्त 9 रुपए का आपका प्रीमियम लगाया इन ऑल द केसेस। तो भाई आपका नेट नेट प्रॉफिट क्या होगा? फर्स्ट ईयर में लॉस होगा 9 रुपए का, सेकेंड ईयर में भी, सेकेंड ईयर तो नहीं बोलूंगा, सेकेंड केस में भी 9 रुपए का नुकसान, थर्ड केस में 6 रुपए का प्रॉफिट, आखिरी केस में 21 रुपए का प्रॉफिट। तो अपना प्रॉफिट कितना कितना आ रहा है? यू गेट द पॉइंट नाउ। ये लीजिए, आंसर इज ऑलरेडी हियर। आगे बढ़ते, नेक्स्ट है पुट के लिए। तो भाई पुट की अगर मैं बात करूं तो पुट में 330 के नीचे जाएगा ना प्राइस, तब हमको पे ऑफ मिलेगा। सो हेयर विल बी नो पे ऑफ, हेयर विल बी नो पे ऑफ, हेयर विल बी अ पे ऑफ 15 रुपीज, हेयर विल बी अ पे ऑफ 30 रुपीज। अगेन ये भी बड़ा आसान है, आपके पे ऑफ है 30 15 0 0 और आपका पुट पे जो प्रीमियम लगता है वो है 8 रुपए का। तो आप 8 माइनस कर दो सभी में से, यू विल गेट योर नेट स्कोर एज 22 7 -8 -8, correct? And that way we are able to find the profit in case of put option as well. 22 7 8 और 8, दो तीन चीजों का बस ख्याल रखना पड़ता है कि आपका पे ऑफ का फॉर्मूला क्या होता है। तो भाई पे ऑफ का फॉर्मूला मैक्सिमम ऑफ 0 ST माइनस एक्स होता है फॉर कॉल, एंड फॉर पुट इट इज मैक्सिमम ऑफ 0 x माइनस ST। क्लियर? इसको प्लीज ऑब्जर्व करें, सुपर सिंपल, ऑब्जर्व करें प्लीज इसको। किया आपने ऑब्जर्व? करेक्ट। चलो जी, ये सवाल बड़ा आसान था, मतलब मेरे को ऐसा लगता है अभी तक हमने जितने सवाल देखे, 3 सवाल देखे, ये तीसरा वाला सबसे ज्यादा आसान था और अनफेयर है। दिस इज क्वाइट अनफेयर कि 8 नंबर के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है ना? तो अगर आप थोड़े से भी अगर अपने काम में रॉक सॉलिड है, अगर आप फॉर्मूले अच्छे से जानते हैं, आपने इस चैप्टर से अगर आपने प्यार किया हुआ है ना, तो ये सवाल तो आपसे डेफिनेटली बनेगा एग्जाम में। और अगर आपने अच्छी से प्रैक्टिस किया तो एग्जाम में शायद आ भी जाए, क्या मालूम, है ना? चलो जी, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिसंबर 2018। अब टर्म बदल गया। आप बोलेंगे भैया जून 2019 कहाँ गया? भाई जून 2019 में टू माई ग्रेट सरप्राइज एक भी क्वेश्चन डेरिवेटिव्स का नहीं आया। लो जी, एकदम ऐसा आमतौर पे नहीं होता है, ठीक है? आई डू नॉट वांट टू सेट अ रॉन्ग एग्जांपल हियर, बट हर टर्म में डेरिवेटिव्स के 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। एक आधा एक्सेप्शनल टर्म बीच बीच में हो जाता है जहां पे ये लोग शायद नहीं पूछते हैं, तो आप उसको कभी भी ना एक वो मत समझिए कि दिस इज पार्ट ऑफ अ ट्रेंड, ये एक आउटलायर है, आउटलायर को आउटलायर की तरह ट्रीट कीजिएगा। हर टर्म में 2 से 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, इसीलिए डेरिवेटिव्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको हल्के में लेना एकदम भी सही आइडिया नहीं है। आइए जी, आगे बढ़ते। आगे हम लोग जब बढ़ रहे हैं तो फिर नेक्स्ट है दिसंबर 2018 का क्वेश्चन। सवाल क्या है पढ़ देता हूं। सवाल में बोला है कि शेयर है 600 रुपए के, 3 महीने की फ्यूचर की रेट दी हुई है, सेम वही नो आर्बिट्राज प्रिंसिपल वाला सवाल है। लॉट साइज 500 रुपए की है, ठीक है, 500 शेयर्स की एक्चुअली, ठीक है। कंपनी डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, तो इस बार कोई डिविडेंड विविडेंड नहीं है, लेकिन रिस्क रेट दिया हुआ है 9% का। तो आप ध्यान रख लेना भाई, इतना सा ख्याल रख लेना कि आपकी 9% रिस्क फ्री रेट दी हुई है और ये 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपकी जो पावर यूज होगी वो होगी e to the power 0.09 into 3/12। सो हाउ मच इज दिस? 0.09 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज e to the power 0.0225, ठीक है। ये कैलकुलेट कैसे होगा हमें पता है, कैलकुलेट हो जाएगा। सबसे पहले थियोरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस पूछा जा रहा है, वेरी सिंपल। फॉरवर्ड प्राइस का फॉर्मूला होता है S इंटू ई टू द पावर RT। अब उस हिसाब से हमारा स्पॉट प्राइस है 600 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे e टू द पावर 0.0225 से। चेक कर लेते हैं क्या ये आंसर आएगा इससे। तो भाई अपना आंसर इन्होंने हाँ वैसे ही निकाला है, 600 इंटू ई टू द पावर 0.0225। जो भी इसका फाइनल आंसर है वो है 613.68। चलो ठीक है, फेयर इनफ। सेकेंड क्वेश्चन अपने को ये पूछा जा रहा है, व्हाट वुड बी द रिकमेंडेड एक्शन फॉर अ ट्रेडर इन शेयर इन स्पॉट एंड फ्यूचर मार्केट, सब्सटैंशिएट योर कंक्लूजंस विद लॉजिकल स्टेप्स एंड कंप्यूट द गेन्स। ओके, बेसिकली आर्बिट्राज करके दिखाने को बोल रहा है। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, अपना यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है नो आर्बिट्राज प्राइस, जिसे हम थियोरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस कहते हैं, वो आ रहा है 613.68।
ठीक है, जबकि हमको कोटेशन मिला हुआ है 636 का। अगेन दैट सेम प्रिंसिपल अप्लाइज योर, जहां कोटेड प्राइस इज ग्रेटर देन थियोरेटिकल प्राइस, वहां पे अपने को क्या क्या करने का है, अपने सबसे पहले बोरो करेंगे, बोरो करने के बाद में हम इन्वेस्ट करेंगे स्पॉट मार्केट में, स्पॉट मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो कितने रुपए, 600 रुपए लग जाएंगे, बोरो भी 600 रुपए ही करेंगे। इस 600 रुपए पे हमको चुकाना होगा आफ्टर इंटरेस्ट, हमें चुकाना पड़ेगा 600 इंटू ई टू द पावर 0.0225, सो चुकाना होगा 613.68। यहाँ पे स्पॉट को बोरो करने के साथ साथ हम फॉरवर्ड या फिर फ्यूचर मार्केट जो है उसको सेल भी कर देंगे, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट सेल करने पे 636 रुपए का रिसीवेबल तय हो जाएगा। बस सीधी सी बात है, रिसीवेबल होगा 636, पेबल होगा 613.68, बीच का डिफरेंस जो है आपका आर्बिट्राज प्रॉफिट हो जाएगा। इसका भी देख लेते हैं कंक्लूजन इन्होंने क्या बनाया है। केस ए में ये बोल रहे हैं कि भाई हम लोग को स्पॉट मार्केट में खरीदना है, फ्यूचर में बेचने का है, ऑब्वियसली हम वही करने वाले हैं। प्रॉफिट कितने आ रहा है, 636 माइनस 613.68, ये भी डिस्कस किया मैंने, ये रिजल्ट आ रहा है 22.32 एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर फॉर केस ए, जहां पे हमको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। केस बी में आते हैं। केस बी में बोल रहा है व्हाट वुड बी द रिकमेंडेड एक्शन इफ 3 मंथ फ्यूचर रेट इज 600। नाउ दिस इज अगेन दैट सेम सिली क्वेश्चन, लेकिन अब की बार थोड़ा सा हिसाब बदल गया है। अब की बार याद रखिए अपना जो थियोरेटिकल रेट था वो था 613.68 वर्सेस फॉरवर्ड रेट इज नाउ अवेलेबल फॉर 600। सो फॉरवर्ड सस्ता है, तो हम यहां क्या करेंगे, हम फॉरवर्ड में कॉन्ट्रैक्ट को करेंगे बाई, इसके अलावा हम आज के आज करेंगे शॉर्ट सेल, शॉर्ट सेल करते ही हमें 600 रुपए प्राप्त होंगे। इस 600 रुपए को हम इन्वेस्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, इन्वेस्ट, और इन्वेस्ट करके ये पहुंच जाएंगे 613.68 तक। जबकि फॉरवर्ड बाई पे हमारी जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट है हमारी 600 रुपए पे करने की। तो बस बहुत सिंपल है, 613.68 मिलेगा, 600 रुपए चुकाने होंगे एंड 13.68 अपना प्रॉफिट आ जाएगा। इन्होंने 13.68 दिखाया यहाँ पे प्रॉफिट, एंड यस दिस इज केस नंबर बी। अगेन अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से पूछें, अगर कोई एक साधारण तौर पे भी बच्चे ने प्रैक्टिस किया है और अच्छे से तैयारी करी है फॉर सीएमए फाइनल एसएफएम, तो भाई ये वाला बनेगा और 8 नंबर आपकी जिब में आ जाएंगे। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं एग्जाम में इस तरह के सवाल आपको फिर से मिले। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2018 का और एक सवाल है, नहीं है, बस एक ही था क्या, एक ही, इससे पहले भी, ओके, जस्ट वन क्वेश्चन। दिसंबर 2018 में एक ही सवाल था। जून 2018 की तरफ चलते हैं। जून 2018 में अपने को यहाँ पे 3 महीने का ऑप्शन दिया हुआ है फॉर अ शेयर विच इज करंटली ट्रेडिंग एट 310। समझ लीजिए प्लीज, अपने यहाँ पे बोला है कि आपको ऑप्शंस के 3 महीने के ऑप्शंस के कोट्स दिए हुए हैं एक शेयर पे, जिस शेयर का नाम है पी लिमिटेड, और इसका प्राइस चल रहा है 310 रुपए का, 310 रुपीज का यहाँ पे प्राइस चल रहा है। यहां पे बोला है कि जो कॉल और पुट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है उनके एक्सरसाइज प्राइस है 300 रुपए, और कॉल का दाम है 30 रुपए और पुट का दाम है 20 रुपए। ठीक है ना, अपने को यहां पे ये बोल रहा है कि एक इन्वेस्टर के तौर पे क्या आप कोई स्ट्रैटेजी डिवाइस कर सकते हो, या डिवाइस किया हुआ ही है कि आप एक कॉल खरीदोगे, बाई अ कॉल, सेल द शेयर एंड अ पुट ऑप्शन। अच्छा, कॉल को खरीदेंगे, बाद बाकी शेयर और पुट ऑप्शन को बेचेंगे। क्या हम ऐसा करके क्या कुछ 2 पैसे कमा सकते हैं, देखा जाएगा। इसके अलावा बोला है कि रिस्क फ्री जो इंटरेस्ट रेट है वो है 10% का। तो हमको सबसे पहले तो इस स्ट्रैटेजी पे कमेंट करना है कि भाई इस स्ट्रैटेजी में पैसे वैसे बनेंगे या नहीं बनेंगे। सवाल का स्ट्रक्चर देख करके क्लियरली समझ में आ रहा है कि इस सवाल में लगेगा पुट कॉल पैरिटी वाला कंडीशन। पुट कॉल पैरिटी में C0 और X का पीवी, P0 और S0 का आपस में एक इक्वेशन बनता है प्रोटेक्टिव पुट और कवर्ड कॉल का, वो क्या होता है वो मैं देख लूंगा। इसके अलावा अपने को वही पुट कॉल पैरिटी के बाद में पूछ रहा है प्रॉफिट या लॉस बता दो, और फिर दूसरा पूछ रहा है व्हाट वुड बी द पोजीशन इफ द स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड इज सेलिंग अ कॉल बाइंग द पुट एंड द शेयर। तो बोल रहा है इससे क्या होगा ये भी बता दो। तो भाई पहले तो एक बार पुट कॉल पैरिटी समझ लेते हैं। C0 plus x divided by e to the power rt is equal to p0 plus s0। अब इस इक्वेशन के हिसाब से अगर हम जाएं तो हमारे पास जो जो इनपुट का प्राइस अवेलेबल है उसको साइड करो और जो नहीं है उसको अलग करो। तो उस हिसाब से x डिवाइडेड बाई e to the power rt is equal to p0 plus s0 minus c0। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड की सारी वैल्यूज हैं तो एक बार उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं।
इनफैक्ट हमारे पास एलएचएस की भी है, हम उस पर भी आएंगे, पर पहले आरएचएस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आरएचएस बहुत सिंपल है दोस्तों, हमारा P0 दिया हुआ है 20, स्पॉट दिया हुआ है 310 और कॉल प्राइस हमारा दिया हुआ है 30, तो इसकी वैल्यू आ रही है 300। RHS इज इक्वल टू 300 रुपीज। वहीं पे अगर हम बात करें अबाउट अवर LHS, तो भाई हमारा LHS क्या है, LHS ये आ रहा है कि भाई हमारा x का वैल्यू है 300, तो 300 डिवाइडेड बाई e टू द पावर 0.10 into 3/12. So this will be 300 divided by e to the power 0.025, and the best part is e to the power 0.025 की वैल्यू यहां दी हुई है, that is 1.0253। तो अपनी LHS की वैल्यू आ रही है 300 डिवाइडेड बाई 1.0253, 300 से तो काफी कम होगा, तो ये आ रहा है 292.60। अब समझना दोस्तों, यहां पे अपने LHS की वैल्यू आ रही है 292.6, RHS की वैल्यू आ रही है 300। हमें क्या करना चाहिए, तो भाई जिसकी वैल्यू कम आती है ना उसको हमको करना चाहिए बाय, और जिसकी वैल्यू ज्यादा आती है उसको हमको करना चाहिए शॉर्ट। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा दैट वी विल शॉर्ट अ पोर्टफोलियो विच हैज P0 प्लस S0 माइनस C0, ठीक है ना। हम इस पोजीशन को क्या कर रहे होंगे, शॉर्ट। अब इसको शॉर्ट करने का मतलब क्या हो गया समझ लो, शॉर्ट होता है माइनस साइन आगे लग जाना, ठीक है। सो टेक्निकली हम जो पोजीशन लेने वाले हैं वो होगा माइनस P0 माइनस S0 प्लस C0, ठीक है ना। तो ये हमारी पोजीशन होने वाली है। अब इस पोजीशन में होगा क्या, इस पोजीशन में ये होने वाला है कि हम लोग एग्जैक्टली यही काम कर रहे हैं जो ये यहां पे बोल रहे हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू बाय अ कॉल, तो भाई हमने बाय अ कॉल किया है यहां पे, वी आर गोइंग टू बाय अ कॉल हियर, ठीक है। इसके अलावा वी आर गोइंग टू शॉर्ट, वी आर गोइंग टू शॉर्ट द शेयर एंड द पुट, तो भाई ये शॉर्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। यहां हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों। सो जो माइनस में है वो दरअसल क्या है, इनफ्लो आ रहा है हमारे लिए, जो प्लस में साइन आ रहा है वो क्या हो रहा है, आउटफ्लो। सो वी आर एक्चुअली बाइंग अ कॉल हियर एंड वी आर शॉर्टिंग दीज टू आइटम्स। जिसके आगे माइनस लगता है वो शॉर्ट होता है, जिसके आगे प्लस लगता है वो बाई होता है। तो जो हमसे पूछा गया था वो हम एग्जैक्टली करने वाले हैं। अब इससे होगा क्या फायदा, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जब हम कॉल को खरीदेंगे तो भाई 30 रुपए लग जाएंगे जेब से। इसके अलावा हम अपने शेयर को शॉर्ट सेल करेंगे, आज के आज 310 रुपए मिलेंगे, और पुट को भी हम शॉर्ट सेल करेंगे तो 20 रुपए वहां पे भी मिलेंगे, ठीक है ना। देखा जाए तो सब मिलाकर के हमारे हाथ में 300 रुपए आज आ जाएंगे। कितने रुपए आ जाएंगे, 300 रुपीज आज आ जाएंगे। इस 300 रुपए से हम जाकर के अपना जो रिस्क फ्री सिक्योरिटी है वो खरीद लेंगे। रिस्क फ्री सिक्योरिटी की आज के दिन भाव चल रहा है 292.60 का। हम 300 में से 292.6 रुपीज यहां पे डाल देंगे, और जब पैसे डालेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ पैसे बच जाएंगे, दैट विल बी 7.40 रुपीज, 7 रुपए 40 पैसे बचेंगे। ये आपका आर्बिट्राज गेन हो जाएगा। कैसे, बहुत सिंपल है। आप जब आगे जाकर के अपनी पोजीशन का पे ऑफ निकालोगे ना, दैट पे ऑफ विल बी एग्जैक्टली 300 रुपीज। वो पे ऑफ एग्जैक्टली 300 रुपए होगा जो कि आपको अपनी रिस्क फ्री सिक्योरिटी से मिल जाएगा। तो 300 रुपए एक तरफ लगेंगे और एक तरफ 300 रुपए हमें मिल भी जाएंगे। तो देखा जाए तो 300 मिला, 300 लगा, खत्म हो गई पोजीशन मैच्योरिटी पे। लेकिन आज के दिन हम घर ले जा पा रहे हैं 7 रुपीज 40 पैसे। ये हमारे लिए आर्बिट्राज गेन होगा। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। लीजिए 7.4 रुपीज, ठीक है ना। सो यस, आर्बिट्राज गेन इज 7.4 रुपीज का। फिर से मैं आपको समझा देता हूं सिचुएशन कैसे बनी, ठीक है। वापस एक बार वापस सब कुछ ढंग से समझाता हूं। देखो सिचुएशन एकदम सिंपल है। आपको सबसे पहले पुट कॉल पैरिटी ठीक से लिखनी है। अब इस पुट कॉल पैरिटी में जो जो इनपुट आपके पास अवेलेबल है उनको एक तरफ कर दो। ठीक है, इसकी हमने वैल्यूएशन करी, ठीक है। इसका आज का जो भाव है उसके हिसाब से इसकी वैल्यूएशन आ रही है 300 रुपए, और इसकी वैल्यूएशन आ रही है 292.60। तो दोनों को कंपेयर किया तो कौन सा सस्ता है, भैया ये सस्ता है, तो हम इसको करेंगे लॉन्ग और इसको करेंगे शॉर्ट। तो अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं तो शॉर्ट क्या क्या कर रहे हैं, वी आर शॉर्टिंग अ पुट, वी आर शॉर्टिंग अ शेयर, एंड वी आर एक्चुअली बाइंग अ कॉल। उसके आगे पहले से माइनस था तो वो टेक्निकली लॉन्ग हो जाएगा। सो हम इतना काम करेंगे
और इतना काम करने के बाद में हमें ये चेक करना है कि वो 300 रुपए जो हमें मिल रहे हैं उसका क्या करेंगे। तो 292 रुपीज में रिस्क फ्री सिक्योरिटी खरीद लेंगे। ये रिस्क फ्री सिक्योरिटी खरीदना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये तीनों का मिलाकर के जो पे ऑफ आएगा वो पे ऑफ ये अकेला मैनेज कर लेगा। तो आपको पे ऑफ की चिंता नहीं करनी है, मेच्योरिटी पे योर पे ऑफ विल बी मैनेज्ड। बस इतना सा फर्क है कि जो 300 रुपए आपको आज मिल रहे हैं और जो आपको 292.6 लगाना पड़ रहा है, तो उसमें 7.4 रुपीज का आपको आर्बिट्राज गेन घर ले जाने को मिल रहा है। क्लियर? दैट इज द सिचुएशन फॉर यू एंड बड़ा आसान है ये, ठीक है ना। दिस इज वेरी इजी एंड ये यहां पे हो गया। दूसरा सवाल जो पूछा जा रहा है उसमें ये पूछा जा रहा है कि हम उल्टा करें तो क्या होगा। भाई उल्टा करोगे तो फायदा नहीं, उल्टा उतना ही नुकसान हो जाएगा। तो यहां पे बोल रहा है हम कॉल को खरीदेंगे। पहले भाई तुम कॉल को बेच रहे थे, खरीद रहे थे, अब बेच रहे हो। फिर शेयर को पहले सेल कर रहे थे, अब खरीद रहे हो। पुट को भी पहले खरीद रहे थे और अब बेच रहे थे और अब खरीद रहे हो, यानी एग्जैक्टली उल्टा कर रहे हो। एग्जैक्टली उल्टा करने से नहीं होगा। एग्जैक्टली उल्टा करने में ये क्या करना है पता है, इस शॉर्ट की जगह कर दे रहे हैं लॉन्ग और इसके जगह कर दे रहे हैं शॉर्ट। क्या ये कभी भी कोई आर्बिट्राज गेन ला के दे पाएगा? नहीं। आप उल्टा कर रहे हो, आप महंगी चीज को खरीद रहे हो और सस्ती चीज को बेच रहे हो। आर्बिट्राज गेन नहीं, उल्टा लॉस आएगा एंड दैट लॉस विल बी 7.4 रुपीज का। वापस चेक कर लेते हैं, ये देखो 7.4 का लॉस है, वो होना ही था। और ऑब्वियसली अडॉप्ट नहीं करनी है ये स्ट्रैटेजी क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में नुकसान हो रहा है। ठीक है बच्चा, बहुत ही सिंपल सा सवाल। अगेन अगर आपको आता है पुट कॉल पैरिटी, आपके लिए फ्री के नंबर है, नहीं आता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसे ये भी कितने नंबर का था जी? 8 मार्क्स का था। 8 नंबर का ये था, विच आई थिंक अगेन इज अ फेयर गिफ्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। आई होप इस तरह के सवाल एग्जाम में आपको दिखते रहे। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट अप इस जून 2018 में ही आया हुआ और एक सवाल। अब ये सवाल आ गया स्वैप का, लेकिन सवाल स्वैप के ना दिखते बड़े सारे हैं, होते बड़े सिंपल हैं। ये है इंटरेस्ट रेट स्वैप का। इस सवाल में हो क्या रहा है मैं अच्छे से पढ़ देता हूं। वाई एक ब्रिटिश फर्म है जिसकी यूएस सब्सिडरी है, इसको रीफाइनेंस करना है अपने एग्जिस्टिंग ब्रिटिश पाउंड को टू इंक्लूड फ्लोटिंग रेट ऑब्लिगेशन। अब समझो मेरी बात, वाई को क्या चाहिए? वाई को चाहिए फ्लोटिंग। हम सबको पता है, स्वैप पढ़ते वक्त हमने ये पढ़ा है कि भाई जिसको जीवन में जो चाहिए वो नहीं मिलता, तो इसको चाहिए फ्लोटिंग। देख लेना ये लास्ट में ना फिक्स रेट का लोन लेगा। द बेस्ट फ्लोटिंग रेट अवेलेबल टू हिम और टू द कंपनी इज लाइबॉर प्लस 2%। तो फ्लोटिंग रेट में एक रेफरेंस रेट होती है, यहाँ पे लाइबॉर रेफरेंस रेट है। अब तो लाइबॉर खैर खत्म ही हो गया रियल दुनिया से, बट एनीवेज लाइबॉर की रेट पे यहाँ पे इनको एक फ्लोटिंग रेट दी गई है। फिर इन्होंने बोला है कि भाई हमारे पास ऑलरेडी 10 मिलियन का एक लोन है फ्रॉम सिटी बैंक जो कि 9.5% पे ऑलरेडी लिया हुआ है, एंड 5 मिलियन ओड टू एमडी बैंक एट 9.5% एनुअली। ओहो हो, ठीक है भाई। बेसिकली यहाँ पे ये बोला है कि भाई हमारे पास पहले से 9.5% पे लोन है। बोल रहा है कि ये लोन हमारे पास में दोनों बैंकों से लिए हुए हैं। इसके अलावा बोला है कि एचआरएस कंपनी जो है, ठीक है ना, तो देखो फिक्स रेट की बात वैसे कर दी इन्होंने, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था कि जिसको जो चाहिए वो मिलेगा नहीं, तो इनके पास ऑलरेडी एक लोन है जो कि फिक्स नेचर का है, तो ठीक है इनका काम हो गया। अब एचआरएस कंपनी की बात हो रही है। एचआरएस कंपनी को भी अपने फाइनेंस कराना है एक्सपोर्ट को, उनको 3 मिलियन पाउंड की जरूरत है। डिनोमिनेटेड फिक्स रेट डेट इनको चाहिए। अच्छा भाई, एचआरएस को फिक्स चाहिए, मिलेगा क्या इनको फिक्स? नहीं, इनको हम फ्लोटिंग दिलवाएंगे, फायदा होगा उससे, देख लेना। बोल रहे हैं एचआरएस को फिक्स रेट मिल ही नहीं रहा है 13.5% के नीचे, सो दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग लेसर देन 13.5%। इसके अलावा बोल रहा है इसको फ्लोटिंग रेट मिल जा रहा है और फ्लोटिंग रेट इसको मिल रहा है लाइबॉर प्लस 2% का। बोल रहा है एचआरएस 12% से ज्यादा ब्याज दे ही नहीं सकता, इसको चाहिए फिक्स रेट, लेकिन फिक्स में भी ये बोल रहा है 12% से ज्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। बोल रहा है वाई का स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर पोजीशन है एंड इट कैन नेगोशिएट अ बेस्ट डील पॉसिबल, बट एचआरएस विल नॉट पे ओवर 12%. Assume the transaction costs are 0.5% and exchange rates are stable. Can Y and HRS help each other using an interest rate swap? सिंपल सिचुएशन है, बीच में एक स्वैप डीलर है जो कि कमीशन लेगा 0.5% का। आपको दिखाना है कि भाई यहाँ पे कोई फायदा वायदा हो सकता है क्या। तो बहुत आसान है, देखो मैं समझाता हूं सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि कंपनी एक है वाई और एक है एचआरएस, इन दोनों के बीच में एक डीलर बैठा होगा, ठीक है। वाई ऑलरेडी 9.5% पे एक फिक्स्ड रेट लोन ले रखा है। एचआरएस फिलहाल लोन तो नहीं ले रखा है, पर एचआरएस का मैंने फिक्स रेट लेने का।
एचआरएस को ये बोलेगा भाई तू एक काम कर, तुम फ्लोटिंग रेट लोन ले ले, क्योंकि मिल रहा है एचआरएस को, तो एचआरएस विल टेक द लोन एट L+2%। अब वाई बोलेगा भाई वाई एचआरएस को बोलेगा अब काम करते हैं हम लोग, स्वैपिंग शुरू करते हैं। स्वैपिंग में ये होगा कि एचआरएस को बोला जाएगा कि तुमको नेट कॉस्ट कितना चाहिए, 12% का ना, तो एक काम करो, तुम ऑलरेडी लाइबोर +2% तो दे ही रहे हो, तुम 10% डीलर को दे दो, पे 10% टू डीलर, डीलर तुमको लाइबोर दे देगा। तो हो क्या रहा है, इनका लाइबोर +2 का पहले से खर्चा था, ये इसमें और खर्चा जोड़ दिए 10% का, लेकिन इनको लाइबोर मिल भी जा रहा है, तो टेक्निकली लाइबोर आपस में कैंसिल हो गया और इनका नेट कॉस्ट 12% पड़ेगा। ही इज वेरी हैप्पी और द कंपनी इज वेरी हैप्पी। इनको 12% पे चाहिए था, ये सब सारा अरेंजमेंट जो कि हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा अब वाई बोलेगा डीलर को कि डीलर भाई, या डीलर ही एक्चुअली ये सब समझाएगा, डीलर वाई को बोलेगा आप 9.5% जो बाजार में दे रहे हो ना, ये पूरा हमसे ले लो, रिटर्न में आप हमको लाइबोर दे दो, रिटर्न में आप हमको क्या दे दो, लाइबोर। सो वाई को क्या हो रहा है, वाई को यहां पे लाइबोर देने से लाइबोर का यहां पे पेमेंट हो रहा है, इसको 9.5% भी बाजार में देना और 9.5 एग्जैक्टली इसको मिल भी जा रहा है, तो 9.5 कट गया, इनका इफेक्टिव कॉस्ट आ रहा है लाइबोर, ठीक है। डीलर की भी सिचुएशन देख लो, डीलर को एक तरफ लाइबोर मिल रहा है, एक तरफ लाइबोर पे कर रहा है, सो इधर तो नेट नेट खत्म। लेकिन ऊपर में अगर आप देखोगे तो 10% डीलर को मिल रहा था फ्रॉम एचआरएस और ये वाई को दे रहे थे 9.5%, तो इनका 0.5% का एक कमीशन बुक हो गया है यहां पे बीच में। अब ऑब्वियसली आप पूछेंगे इस पूरे स्वैप में फायदा क्या हुआ, फायदा कैसे नहीं हुआ। अगर हम बात करते हैं एचआरएस की, तो एचआरएस को 13.5% का लोन मिल रहा था, जबकि इसको 12% में ही सेटलमेंट मिल गई, तो 1.5% का इनको फायदा है कि नहीं है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं वाई के लिए, तो वाई को लोन मिल रहा था L+2% पे, वहां पे इनको अब सिर्फ लाइबोर के रेट पे लोन मिल गया, तो इनको फायदा हो रहा है कि नहीं, इनको 2% का फायदा हो रहा है, यानी दोनों ही पार्टीज को फायदा है। वाई को थोड़ा ज्यादा है, वाई को 2% का फायदा है, एचआरएस को 1.5% का फायदा, और डीलर भी 0.5% बीच में कमा के गया है। यह है पूरे के पूरे स्वैप का स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा कैसे ये डील होना है। बात बाकी ऑब्वियसली देखो इसकी लैंग्वेज तो आपको लिखनी ही पड़ेगी, बट अंत में वही हो रहा है जो मैंने शो किया आपको, बस डिफरेंस इतना है, ये यहाँ 12 दे रहा है, मैंने यहाँ 10% दिलवाया है, और यहाँ ये लाइबोर +2 मिल रहा है, मैंने यहाँ सिर्फ लाइबोर दिलवाया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एकदम सेम डायग्राम ये बना लो या फिर जो मैं बता रहा हूं वो बना लो, लास्ट में आंसर सेम आएगा। इनफैक्ट इनकी सेविंग्स भी आ जाएगी, सेविंग्स है कहीं पे दिया हुआ, हाँ 2% की और 1.5% की सेविंग्स भी आ जाएगी, ठीक है, जिसके ऊपर मैं पहले भी गौर कर रहा था। एंड इस पूरे प्रोसेस में डीलर भी 0.5% का कमीशन कमाया है। तो जो मैंने स्वैप आपको पूरा डिस्कस किया है वो यहाँ पे कवर्ड है, ठीक है ना। चलो जी, परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम जून 2018, मतलब कुछ टर्म में आता तो भरपेटा आता है, कुछ टर्म में नहीं आता तो नहीं आता है। एनीवेज सवाल क्या देख लेते हैं। सवाल में ये बोला है कि देयर इज भारत ऑयल कॉर्पोरेशन, जो कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, और क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, रेगुलर बेसिस पे करते हैं, 100 टन का माल हर महीने ये इंपोर्ट करते हैं। बोल रहे हैं अभी प्राइस में सर्च आया है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल का जो करंट प्राइस है, यानी आज का प्राइस है, स्पॉट प्राइस है, वो है 5500। इनको लग रहा है ये 5800 चला जाएगा, जाहिर सी बात डर लग रहा है, तो हेज करना चाहेंगे। ये एमसीएक्स में जा करके देखते हैं तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है क्रूड ऑयल पे 100 बैरल्स का। अब यहाँ पे थोड़ी समस्या आ जाएगी, क्योंकि यहाँ टन की बात की गई थी और अब सडनली यहाँ बैरल्स आ गया। सच बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये बैरल और टन तो हमें मालूम ही नहीं, हम तो केजी और ग्राम जानते हैं, ठीक है, लीटर मिलीलीटर जानते हैं, ये सब क्या है। तो भाई इसका कुछ ना कुछ हिसाब किताब हमें समझना पड़ेगा। एनीवेज आगे बोला है कि भाई 100 बैरल का कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हो। आज की डेट पे जो वो बैरल का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है आपको, वो मिल रहा है 5668 के भाव पे, 5668 के भाव पे आपको मिल रहा है। तो भाई मैं आपको सिचुएशन समझा देता हूं। अपने को स्पॉट प्राइस दिया हुआ है 5500 का, ठीक है, और अपने को फॉरवर्ड प्राइस दिया गया है 5668 का। ये कितने महीने का है वो भी देख लेते हैं, महीना दिया है कहीं, अच्छा जून के महीने में ये, तो आई बिलीव जुलाई अगस्त 2 ही महीने का ये कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है मुझे, बात बाकी तो देखते हैं क्या है। बोलता है बीओसी वुड लाइक टू हेज हाफ ऑफ इट्स एक्सपोजर, पूरा एक्सपोजर हेज करने के भाई पैसे लगते हैं बहुत ज्यादा, तो ये बोलते हैं हम अपने एक्सपोजर को हाफ हेज करना चाहते हैं एंड बाकी आपको मार्केट कंडीशन के भरोसे। व्हाइल हेजिंग द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स डेल्ट शुड बी राउंडेड ऑफ टू द हायर
नेक्स्ट इंटीजर, ठीक है, यानी कि जो भी आपका नंबर आएगा वो डेसिमल में नहीं आएगा, डेसिमल के ऊपर लेके जाना है, और आपको ये बताना है कितने कॉन्ट्रैक्ट्स की बुकिंग करेंगे, ठीक है। पहला तो आसान सा सवाल है, देख लेंगे। दूसरा बोल रहा है कंपेयर करो हेज्ड को एंड एक्सपोज पार्ट को रिगार्डिंग द इफेक्टिव प्राइस पर बैरल एंड कंप्यूट करो इफेक्टिव प्राइस पर बैरल अगर हमारी अगस्त की पूरी रिक्वायरमेंट के प्राइसेस कुछ इस प्रकार रहे तो। ये तो सेम सवाल है, इससे पहले हमने एक सवाल देखा था, याद है ना, पहला ही सवाल शायद था जिसमें सेम यही स्टाइल था, एकदम सेम स्टाइल था, और इफेक्टिव प्राइस पूछा था, देखेंगे वो भी देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपकी मदद के लिए बता दिया है कि भाई 1 टन का 7.33 बैरल होता है, तो हमारी जो मंथली रिक्वायरमेंट है वो तो 100 टन है ना, तो भाई 100 टन का आपका 7.33 के हिसाब से 733 बैरल्स का आपका रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, आपका रिक्वायरमेंट है 733 बैरल्स। अब आप इसका आधा एक्सपोजर को हेज करना चाहते हैं, तो भाई 733 डिवाइड बाई 2, आपको अपने हेज करना है एक्सपोजर को 366.5 बैरल्स का, और आपके एक एक कॉन्ट्रैक्ट में कितने बैरल्स अवेलेबल हैं, 100 बैरल्स। लो जी, जवाब आ गया। अपने को 4 कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पे खरीदने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू हेज अवर सेल्स। हमें खुद को हेज अगर करना है वो भी आधा, तो हमें यहां पे 4 कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ेगा। देख लेते पहले आंसर, 4 कॉन्ट्रैक्ट, चलो ठीक है, मेरी नजर पड़ जाती है, थोड़ी नजर तेज भी है। चलो जी, 4 कॉन्ट्रैक्ट में हमारा काम हो जाएगा, तो भाई 733 जो हमको टोटल बैरल हमारा एक्सपोजर है उसमें से 400 बैरल का काम हो गया थ्रू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बाकी जो बैरल्स हैं वो हमें खरीदने पड़ेंगे स्पॉट मार्केट में, जो भी स्पॉट में रेट होगी उस रेट पे खरीदना पड़ेगा। अपने वो बोला है स्पॉट मार्केट में अगर प्राइस चला जाता है 5570 और फ्यूचर मार्केट में चला जाता है 5788, तो बताओ आपका इफेक्टिव प्राइस क्या होगा। आई होप यहां पे इंस्टीट्यूट ने गलती नहीं करी होगी, अगर गलती करी होगी तब ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, दे विल डू 5570 जो कि हमारा स्पॉट प्राइस है, ये हमारा स्पॉट प्राइस 5570, ठीक है ना, इस पे ये लोग करेंगे 333 डिवाइडेड बाई 733, ये वेट ऑफ स्पॉट मार्केट है, एंड हमारा कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कितने भाव पे, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था 5668 पे, 5668 पे, इस पे हमारा वेट आएगा 400 डिवाइडेड बाई 733। अब ये क्या हो रहा है फिर से समझ लो, हम कितना परसेंट अपना हिस्सा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कर रहे हैं जाकर के एक्सपोजर खत्म, ठीक है, तो वो यहां पे आ गया, और कितना परसेंट हिस्सा हम स्पॉट मार्केट के भरोसे छोड़ रहे हैं। तो हमको यहाँ पे दोनों ही मार्केट्स के जो इफेक्टिव प्राइसेस है वो पता है, फॉरवर्ड में हमको प्राइस पड़ रहा है इफेक्टिव 5668 का, और स्पॉट मार्केट में रेट है 5570 का। हमें यही देखना है कि भाई हमारा यहाँ पे कितना इफेक्टिव कॉस्ट आ रहा है, तो भाई इफेक्टिव कॉस्ट आएगा 5570 इंटू 333, 5668 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 733, सो इफेक्टिव कॉस्ट आ रहा है 5623.48, 5623.48। देख लेते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या यही आंसर लिखा है, नहीं लिखा, नहीं लिखा है, 5623 नहीं आया भाई, 5505 आया इनका, तब तो ठीक से करना पड़ेगा, तब तो मेरे उम्मीद जग गई भाई, ठीक है इन्होंने कुछ शायद न्याय किया होगा इस सवाल के साथ। आइए हम भी देख लेते हैं न्याय कैसे होगा। तो भाई समझो, पहले सिचुएशन समझो, आपने 733 बैरल्स का टोटल एक्सपोजर है, इसको आपने 400 बैरल्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री ली है और 333 बैरल्स की एंट्री ली है स्पॉट मार्केट में। स्पॉट में तो कोई उपाय नहीं, आपने खर्चा किया ही होगा, ठीक है ना, तो आप एक एक करके, चलो आओ एक एक करके बात करते हैं। पहले मैं मान रहा हूं कि जो हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ना वो कैश सेटल्ड है, ठीक है ना, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कैश सेटल्ड। अब भैया कैश सेटल्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको एक्चुअल में तेल वेल नहीं मिलेगा, अगर कोई आपका फायदा हो रहा है तो फायदा लेकर के घर जाओ और स्पॉट मार्केट में जाके अपनी पूरी रिक्वायरमेंट को खरीदो, ठीक है, हम ये मान रहे हैं, इससे आसान होता है सवाल समझना, रिजल्ट सेम आता है। तो यहां पे भाई 400 बैरल्स पे सबसे पहले देखो हमको फायदा कितना हुआ, हम एंट्री किए 5668 के भाव पे और एग्जिट कर रहे हैं 5788 के भाव पे, ठीक है ना, तो हमको यहाँ पे फायदा हो रहा है 120 रुपए का शायद,
120 रुपए का हमको फायदा हो रहा है, ठीक है ना। 120 रुपीज पर बैरल हमको फायदा हो रहा है, तो भाई हमारे 400 बैरल्स पे फायदा कितना हो गया, 400 इंटू 120, हमको 48,000 का यहां पे बच्चा लोग प्रॉफिट हो गया इन दी फॉरवर्ड मार्केट। फिर हमको 733 बैरल्स तो ऐसे भी खरीदना पड़ रहा है बाजार में जाकर के उस दिन के भाव पे, तो पूरे 733 बैरल्स हम खरीद रहे हैं। अब आप फिर पूछोगे भैया वाई 733, तो भाई जवाब बार बार क्या दूं, 400 बैरल्स का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैश सेटल था, यानी उस पे जो आपको पैसे मिलने हैं वो प्रॉफिट मिल गया 48,000 का। अब आ जाओ घर। अब आप ये देखो क्रूड खरीदना है ना, तो चलो बाजार क्रूड जाकर खरीदो 733 बैरल्स, ठीक है। मैं ऐसे बात कर रहा हूं जैसे नींबू लेने जा रहे हैं। एनीवेज 733 बैरल्स हम खरीदेंगे। अब जो भाव है उस दिन का वो लगेगा, तो भाई उस दिन का भाव है 5570, ये हमारे लग रहा है भाई खर्चा, लेकिन भूलो मत 48,000 का आपको प्रॉफिट हो गया है उस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन की वजह से। इसको आपको डिवाइड बाई 733 बैरल्स करना है टू कैलकुलेट योर इफेक्टिव कॉस्ट। आई होप कि इसमें करेक्ट आंसर आ जाए। So 733 into 5570 minus 48,000 divided by 733, the result is 5504.52. 5504.52 आंसर मिल गया मेरे ख्याल से। आई एम डन, आई एम डन। भाई मैं पहले सवाल को जब बोल रहा था ना कि पहले सवाल में इंस्टीट्यूट ने गलती करी है, गलती करी है, गलती करी है, ठीक है, उसमें कई लोगों ने शक किया होगा, पर नहीं यार इंस्टीट्यूट थोड़ी ना गलत है, ठीक ही है, भैया ही झूठ मूठ में फंसा रहे हैं। लो जी, यही दूसरा सवाल जिसको इंस्टीट्यूट ने अलग ढंग से सॉल्व कर दिया है, जो कि सही ढंग है। यार किया ना ठीक ठाक, वहां ठीक ठाक नहीं हुआ है, तो इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखना है बंधु। ये सवाल टेक्निकली तो ऐसे ही सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि आपका स्पॉट प्राइस और फॉरवर्ड प्राइस ना अलग अलग आ रहा है एक्सपायरी पे। अगर सेम आता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, पर सेम नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी गड़बड़ है। मैं रेकमेंड करूंगा इस तरह से सॉल्व करना। एनीवेज आगे बढ़ते। इसका दूसरा क्वेश्चन भी था, दूसरे क्वेश्चन में भाव थोड़ा सा नीचे आ गया, 5417 का भाव है और यहाँ पे है 5455। सबसे पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान हुआ होगा, ठीक है ना, तो हमारा मैं यहीं पे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा जगह बना रहा हूं, आ जाओ जी। सबसे पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान हुआ है, सो लॉस ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 400 बैरल्स पे आपका जो लॉस है, आप एंट्री लिए 5688 पे या 68 पे, आप एंट्री लिए 5668 पे, आपको एग्जिट मिल रहा है 5455 पे, नुकसान है। कितने का नुकसान, 213 रुपए पर बैरल का नुकसान है। तो भाई बैरल जो भी नुकसान है आप लेकर के जाओ अपने घर। 85,200 रुपीज का आपको यहां पे लॉस हो गया है इन द फॉरवर्ड मार्केट और फ्यूचर मार्केट। अब इसके अलावा आपको खरीदारी करनी है, तो पूरा 733 बैरल्स आप खरीदोगे 5417 पे। आपको लग रहा है यही आपका फाइनल खर्चा है, नहीं, आपको जो नुकसान हुआ है वो भी आपका खर्चा ही है, उसको भी गिनो अपने खर्चे में, और अब इसको डिवाइड करो 733 बैरल से टू कैलकुलेट योर इफेक्टिव कॉस्ट। सो दिस विल बी 733 इंटू 5417 प्लस 85,200 डिवाइडेड बाई 733, यार है 5523.23, अच्छा 5533.23, 5533.23 चेक कर लो पहले, 5533.23, ठीक है, एकदम परफेक्ट है। लो जी, आंसर एकदम परफेक्टली आ गया, सिंपल सा सवाल था, कुछ भी खास इसमें नहीं था, ठीक है ना। कैश सेटल्ड मान करके सॉल्व करने से ना फास्ट होता है सवाल, इसीलिए कैश सेटल्ड मानना चाहिए, फास्ट होता है काम, आप गलती भी कम करते हो, सो गुड गुड चांस। अगर उसी को आप डिलीवरी बेस्ड मानोगे ना थोड़े फंसोगे आप, तो इससे बेटर है कैश सेटल्ड मानो, ठीक है। चलो जी, परफेक्ट हुआ। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये भी जून 2018 के ही टर्म में आया था। जून 2018 में भी अगर आप देखोगे, देखो अब यहां पे भी फ्रीक्वेंसी अगर आप देखोगे तो काफी सवाल पूछे इन्होंने, है ना। जून 2018 का आई थिंक ये थर्ड क्वेश्चन था, यस इट वाज, चौथा क्वेश्चन था। जून 2018 में 8 नंबर का पहला सवाल आया, दूसरा सवाल आया फिर 8 नंबर का, तीसरा सवाल आया 10 नंबर का 26, और आखिरी सवाल और आ गया 6 नंबर का, और मतलब 32 मार्क्स का डेरिवेटिव से आया, कब, जून 2018 में। तो कोई भी टर्म पे देखो ये इंटायरली पॉसिबल है, अगर आप खुद को थोड़ा सा प्रोटेक्टेड तैयारी करवाना चाहते हैं तो इस चीज का ख्याल रखिएगा।
आइए जी नेक्स्ट आते हैं जून 2018 के इस सवाल में। यहाँ पे ये बोला है कि एक शेयर है जिसका करंट प्राइस चल रहा है 600, चलो मान लिए। आपको बोला है एक महीने के एंड के बाद में या तो प्राइस 570 हो जाएगा या 630 हो जाएगा। तो भाई यू और डी कैलकुलेट करने के लिए रेडी हो जाओ। यू विल बी 630 by 600, so this is 1.05, and D will be 600 and 570 by 600। बाइनोमियल मेथड का सवाल है जी। तो ये आ गया 0.95। आपको बोल रहा है कि आपका जो रिस्क रेट है वो 8% का है, कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग भी है, वो तो होना ही चाहिए। आपको बोला है फाइंड आउट करो वैल्यू ऑफ यूरोपियन कॉल ऑप्शन विद अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 592 विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल मॉडल। आपको ई का भी पावर जो भी है समझाया गया है। दिस लुक्स नाइस, लेकिन पावर इन्होंने 0.7% का को दी एक महीने का इसके लिए। ओ राउंड ऑफ किया इन्होंने, ठीक है, जो दिया वही यूज करना है, ठीक है ना। अरे वो सवाल बहुत आसान है। अगर इस सवाल को आप बाइनोमियल ट्री के हिसाब से समझना चाहो तो वो भी हो सकता है। आपका आज का प्राइस चल रहा है कितना, आपका आज का प्राइस चल रहा है 600, 600 बढ़ करके या तो 630 हो जाएगा या 570 हो जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अपसाइड, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउनसाइड हम निकाल लेंगे। अगर हम पे ऑफ की बात करें, हमने क्लास में भी ऐसे ही बनाया सवाल, ठीक है ना। अगर हम पे ऑफ की बात करें तो भाई हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 592। तो 592 पे अगर आप कॉल की बात करते हैं तो कॉल तो भैया एक्सपायर होगा, और कॉल एक्सपायर होने के बाद हमें कितने रुपए मिलेंगे, 630 माइनस 592, यानी 38 रुपए हमको पे ऑफ मिलेगा। यहाँ पे कुछ भी पे ऑफ नहीं मिलेगा क्योंकि कॉल की बात है और प्राइस नीचे आ गया है, तो यू विल गेट नो पे ऑफ, लगेगा भी कुछ नहीं। तो 38 रुपीज का यहाँ पे पे ऑफ आने वाला है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास है और डिस्काउंट रेट भी हमारे पास है। तो अब बस कैलकुलेट करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द कॉल। अब ये आएगा कैसे, सिंपल है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ अपसाइड निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अपसाइड के लिए फॉर्मूला होता है e टू द पावर RT माइनस डी डिवाइडेड बाई u माइनस डी। सो e टू द पावर RT की वैल्यू दी हुई है हमें, जो दी है वो यूज कर लो, 1.00702 माइनस d is 0.95, u is 1.05 माइनस 0.95। सो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अपसाइड आ रही है 57.02%। 57.02% इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपसाइड। काम हो जाएगा हमारा। 38 रुपए का पे ऑफ है, 38 रुपीज का पे ऑफ। इस 38 रुपीज के पे ऑफ के आने की संभावना है 0.5702। तो अपना एक्सपेक्टेड पे ऑफ कितना आ रहा है, अपना एक्सपेक्टेड पे ऑफ आ रहा है 21.6676। खुश मत होइए, ये फाइनल आंसर नहीं है। एक्सपेक्टेड पे ऑफ भी आपका ईयर 1 या फिर मंथ 1 के एंड पे है। आपको इसको डिस्काउंट करके आज के प्राइस पे लेके आना है। तो डिस्काउंटिंग के लिए अगेन 21.6676 को डिवाइड कीजिए बाय 1.00702 जो दिया हुआ है, 1.00702 डिस्काउंट कर लीजिए प्लीज, यही दिया है ना। डिवाइडेड बाय 1.00702, द आंसर इज 21.5166। द आंसर इज 21.5166। इसको आप 21.52 लिख सकते हैं, आंसर ये रहा। 21.52 लिख सकते हैं, आंसर ये रहा। ये था बाइनोमियल ट्री से सॉल्व करने का तरीका। वैसे इसी को डेल्टा हेज मेथड से भी आप कर सकते हैं। डेल्टा हेज मेथड जो होता है उसमें अपना फॉर्मूला होता है C0 इज इक्वल टू H ब्रैकेट में S0 माइनस S1D डिवाइडेड बाई E टू द पावर RT। जस्ट इन केस आप इस फॉर्मूले को भूल रहे हैं तो एक बार शीट में ऊपर देख लेना। डेल्टा हेज मेथड का मैंने मेथड बताया था आपको, और कैसे सॉल्व होना है वो भी बताया हुआ है। तो इसको उस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो जाएगा आपका काम। हेज रेशियो कैलकुलेट करने के लिए भी फॉर्मूला बता देता हूं। हेज रेशियो के लिए हम फॉर्मूला बनाएंगे C1U माइनस C1D डिवाइडेड बाई S1U माइनस S1D। और डेल्टा जो हेज का रेशियो आता है वो क्या आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है ना, पॉजिटिव आता है बेसिकली, ठीक है ना। तो ये बात आपको कहां मिल जाएगी, ऊपर मिल जाएगी दोस्तों,
ऊपर में कहीं ना कहीं है। हम्म, ये रहा। डेल्टा हेजिंग मेथड मैंने आपको बताया, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना। चलो परफेक्ट। चलो इसी के साथ में अपनी हो गई है यहाँ पे तैयारी कंप्लीट। डेरिवेटिव्स के कई सवाल हमने बनाए हैं। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह सकता कि आपकी तैयारी हो चुकी है। तैयारी मैं आपकी तब मानूंगा जब आपने डेरिवेटिव्स का ये लेक्चर देखा, अच्छी बात है, लेकिन फिर खुद से स्कैनर लेकर के बैठे और उसको सॉल्व करने बैठे। जस्ट इन केस आप बोलोगे भैया स्कैनर हम सॉल्व तो कर रहे हैं, दिक्कत हो रही है, दिक्कतें कहाँ सॉल्व होंगी, तो भाई दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टेलीग्राम की कम्युनिटी में अगर आप अपना क्वेश्चन डालोगे, आई बिलीव कोई ना कोई आपकी मदद के लिए जरूर तैयार रहेगा, तो आपस में आप एक दूसरे की मदद कर पाओगे। टेलीग्राम की कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाद बाकी और कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी चाहिए, हमेशा डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, प्लेलिस्ट की लिंक वहीं मिल जाएगी, नोट्स वहीं पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। वीडियो कोर्सेज वगैरह कुछ भी जानकारी चाहिए, एवरीथिंग जो भी इंफॉर्मेशन है नीचे मिल जाएगी। ठीक है। एंड विद दैट बीइंग सेड आई थिंक आज के सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको खूब मजा आया होगा। लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को जस्ट इन केस यू हैवंट, एंड शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बात बाकी अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।